वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में एक नए वीडियो के साथ में। और आप लोग को पता है कि आज है आपका कौन सा दिन, फ्राइडे। तो इससे पहले मैं 4 सब्जेक्ट जो है कर चुका हूँ क्लियर, एक वीडियो चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर का। तो ऐसे में हमारे पास बचता है फ्राइडे और सैटरडे, समझ गए, ये 2 दिन। तो अब ये 2 दिन में हम जो है एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देख लेते हैं इन चारों सब्जेक्ट से। 2 दिन में आपका एक क्वेश्चन देखेंगे 2 सब्जेक्ट से एक वीडियो में, तो हो जाएंगे, समझ गए। तो चलिए, आज का भी प्रश्न बहुत अच्छा है, जिसमें बायो साइंस और बिहेवियर साइंस पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 से एक प्रश्न हम लेकर आए हैं, जिसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, बिना किसी देरी के हुए चलिए, कोई नंबर नहीं दिए हैं। नंबर इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि यह कोई आपका प्रॉपर सब्जेक्ट का नहीं है, यहाँ पे मिक्स दोनों सब्जेक्ट से है, तो इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया है। बाकी आपका पढ़ाई ज़रूरी है, ये समझ गए। चलिए देखते हैं। आपके पहला प्रश्न है बायो साइंस के ऊपर से, एनाटॉमी से। तो प्रश्न क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, मतलब जो जॉइंट्स होता है उसका हमें वर्गीकरण करना है, और साइनोवियल जॉइंट के बारे में हमको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में जो है बताना है। तो देखिए, एग्ज़ाम में 5 नंबर में प्रश्न ए पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, संधि का वर्गीकरण, जॉइंट का वर्गीकरण 5 नंबर में एक अलग पूछ सकता है, समझ गए। साइनोवियल जॉइंट है, यह भी आपको 5 नंबर में अलग से पूछ सकता है। साइनोवियल के बारे में भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में भी अलग 5 नंबर में पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। और ऐसे दोनों साथ में पूछेगा तो 10 नंबर में, समझ गए। तो 2 प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जॉइंट का क्लासिफिकेशन में। ये जॉइंट के क्लासिफिकेशन में आपको समझना पड़ेगा कि वर्गीकरण और टाइप में प्रकार होता है, समझ गए। वर्गीकरण हो सकता है किसी चीज़ के आधार पर बेस हो, समझ गए, लेकिन टाइप होगा और डायरेक्ट किसी भी चीज़ का टाइप्स होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ को समझिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह जो है वर्गीकरण कैसे करना है हमको, समझ गए। चलिए, वर्गीकरण में देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, चार्ट। ये चार्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा 5 नंबर, समझ गए। लिखना आपको ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है, समझ गए। आपको लिखना क्या है, आपको अगर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स पूछेगा तो आंसर में क्या लिखिएगा कि जॉइंट्स का वर्गीकरण या संधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, समझ गए। निम्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। ओके, वर्गीकरण नंबर 1 में जो है वह फाइब्रस नाम का जॉइंट्स होता है, दूसरा कार्टिलेजिनियस नाम का जॉइंट्स होता है, और तीसरा साइनोवियल नाम का जॉइंट होता है। तो पहले वर्गीकरण में ये 3 लिखिएगा। देख लीजिए, फाइब्रोस, ठीक है, फाइब्रोस, ओके, फाइब्रोस, कार्टिलेजिनियस, समझ गए ना, कार्टिलेजिनस, ओके, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, ये 3 जरूर याद कीजिएगा। फाइब्रोस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल, ये 3 ध्यान से देखिए। ये 3, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, तीनों टाइप्स याद रखिएगा वर्गीकरण का। पहला फाइब्रस नाम का है, दूसरा कार्टिलेजिनियस नाम का है, और तीसरा साइनोवियल नाम का जॉइंट का क्लासिफिकेशन है। ओके, अब यह कैसे टिश्यू के साथ जो है कनेक्ट रहता है, बना हुआ रहता है। तो जो फाइब्रस होता है ना जॉइंट, यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ में जो है कनेक्ट रहता है, बना रहता है, समझ गए। तो ये इसका जो टिश्यू होता है फाइब्रस का, यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, तो इसमें लिखिएगा फाइब्रस जॉइंट्स जो है, फाइब्रस जॉइंट जो है किसका प्रकार है, किसका क्लासिफिकेशन है, जॉइंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। इसके साथ जो टिश्यू इसमें होता है, जो उत्तक होता है, वह आपके होते हैं, ये जो कनेक्टिविटी होता है किसके बीच में होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है, समझ गए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके कनेक्शन में, इसके जॉइंट्स में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब यह मूवमेंट इसका कैसा है, समझ गए। चूँकि हम लोग जानते हैं एक है मूवेबल, एक है मूवमेंटम और एक है इमूवमेंटम। तो जो ये फाइब्रस होता है यह जो है इमूवेबल होता है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तभी तो यह कनेक्टिव टिश्यू के साथ में है ना। कनेक्टिव का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से जकड़ कर, संयोजी उत्तक से जकड़न होना, समझ गए, पकड़ के ज्वाइंट होना।
एग्जाम्पल के स्कल और तीथ, स्कल और तीथ। स्कल मतलब खोपड़ी और तीथ मतलब दांत। अब आप देखिए दांत और स्कल इतना कस के ये पकड़ा होता है कि आपको यह हिलता है डोलता है, इसमें कोई मूवमेंट होता है। आप दांत को हिला के देखिए, हिलेगा? नहीं हिलेगा। कब हिलेगा? जब आपका दांत खराब हो जाएगा, जब आपका दांत गिरने वाला होगा तभी हिलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल तरीके पर दांत को हिलाइए, नहीं हिलेगा। उसके साथ में कनेक्टिव टिश्यू कस के जो है इस प्रकार के ज्वाइंट को पकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है, समझ गए। उसी प्रकार से खोपड़ी हो गया, तो खोपड़ी में भी जो है यही कनेक्टिव टिश्यू होता है और यही फाइब्रस जो है नाम का वर्गीकरण, यानी यही ज्वाइंट जो है फाइब्रस वाला ज्वाइंट हमारे खोपड़ी में भी होता है। इसीलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, चाहे तीत हो चाहे स्कल हो। आप खोपड़ी को हिलाइए, क्या खोपड़ी इधर से उधर हिलता है? नहीं हिलता है, कस के जकड़ा हुआ रहता है कनेक्टिव टिश्यू के साथ में। तो यही इमूवेबल होता है और स्कल और तीथ इसका एग्जाम्पल है, समझ गए। दूसरा है कार्टिलेजिनियस का है, यह भी एक हमारा जो है अलग वर्गीकरण है। कार्टिलेजिनियस जो होता है यह जो है बोन्स यूनिटेड बाय कार्टिलेज। अब यह जो हड्डी होता है कार्टिलेजियस जो होता है, यह कार्टिलेज के द्वारा जो है यह जो है ज्वाइंट होता है, समझ गए, कार्टिलेज के द्वारा। इसमें जो मूवमेंट होता है वो हल्का फल्का मूवमेंट होता है, जैसे रिब्स हो गया, वर्टेब्रा हो गया। इसमें बहुत जो है हल्का सा जो है क्या होता है मूवमेंट होता है, स्लाइटली मूवमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल जो रिब्स होता है, समझ गए, या फिर जो वर्टेब्रा है, कशेरुकाएँ हैं, उसमें जो है ये कार्टिलेजिनियस होता है। यह कार्टिलेज के द्वारा बोन को जो है ज्वाइंट में प्रदान होता है, समझ गए। आगे हम आपको एगो बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब होता है कि यह बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करेगा, जैसे आपका घुटना हो गया, एल्बो हो गया, समझ गए, नीचे हील वाला हो गया पोजीशन। तो जहाँ जहाँ आपको ज्वाइंट एकदम से जो है फ्री होता है वही आपको साइनोवियल होता है, समझ गए। बोन्स इनक्लोज विथ ए कैप्सूल लाइन विथ साइनोवियल फ्लूइड। अब इसका फ्री मूवमेंट होने के कारण ये होता है कि जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है ना, इसमें जो हड्डी होता है, जैसे इधर साइड का हड्डी है और इधर साइड का हड्डी है, समझिए, बीच में आपस में इसमें जो ज्वाइंट होता है ना, ये ज्वाइंट के अंदर जो है इसमें पाया जाता है आपका क्या चीज़, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, समझ गए। और इसमें जो है क्या होता है आपका कैप्सूल के द्वारा जो है यह आपके ज्वाइंट को जो है प्रदान करता है स्मूथिंग, और फ्लूइड भरे होने के कारण इसमें फ्रिक्शन जो है बड़ी स्मूथ से होता है, घर्षण इसमें ज़्यादा नहीं लगता है और आराम से इधर से उधर मुड़ जाता है। यही कारण है कि हम हाथ पैर घुटना के, एंकल के, ठीक है, ये सब जो है आसानी से हम इधर से उधर घुमा लेते हैं। फ्री मूवमेंट होता है साइनोवियल जो ज्वाइंट में, समझ गए। यह ज्वाइंट जो होता है, बोन्स जो इनक्लोज होता है आपस में, दो बोन, वह कैप्सूल के साथ में रहता है, साइनोवियल कैप्सूल के साथ में, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है इस कैप्सूल में, समझ गए। तो इसीलिए इसे फ्री मूवमेंट मिलता है, जिसके कारण यह फ्री मूवेबल होता है। मस्ट ज्वाइंट इन द बॉडी आर इन द कैटेगरी, मतलब अधिकतम जो ज्वाइंट है वह साइनोवियल ज्वाइंट ही होता है, समझ गए। जैसे हिंग ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ग्लीडिंग ज्वाइंट, कैंडिलॉइड ज्वाइंट, सेडल एंड बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट, ये सब के सब साइनोवियल ज्वाइंट का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ज्वाइंट के बारे में आपको बता दिया गया। ज्वाइंट में तीन ही याद रखना है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल, समझ गए। फाइब्रस जो होगा वह कनेक्टिव टिश्यू के साथ में बोन जो है कस के जकड़ा रहता है, जिसके कारण उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और यह जो है आपके कहाँ कहाँ होते हैं, यह आपके दांतों में होते हैं, साथ में यह आपके खोपड़ी वाला में होता है, मतलब वहाँ ये ज्वाइंट होगा जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ कस के वहाँ पे वह हड्डी वही स्थान पर उपस्थित रहेगा, तो वही जो है फाइब्रस होता है, समझ गए। दूसरा होता है कार्टिलेजियस। कार्टिलेजियस का मतलब है कि इसमें जो हड्डी होगा वह कार्टिलेज के साथ में इकट्ठा रहता है और इसमें हल्का सा मूवमेंट होता है, स्लाइटली मूवमेंट होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर रिब्स हो गया, वर्टेब्रा हो गया, समझ गए। आगे है जब हम साइनोवियल में आएंगे, तो चूँकि साइनोवियल आपका ज्वाइंट हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जगहों पर पाया जाता है, समझ गए। यह जो है इसमें का जो हड्डी, दो हड्डी आपस में जो जुड़ा होता है वह कैप्सूल के साथ में जुड़ा होता है और उस कैप्सूल में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जो बिल्कुल स्मूथ प्रदान करता है, फ्री मूवमेंट करता है दोनों ज्वाइंट को, और आराम से वो ज्वाइंट इधर से उधर जो है खिसकता है, इधर से उधर मुड़ता है, समझ गए। जैसे हिंग ज्वाइंट, बॉल सॉकेट, सैडल, कैंडिलॉइड, ग्लीडिंग, समझ गए। बहुत सारे सब ज्वाइंट है जो साइनोवियल ज्वाइंट के प्रकार है, और अभी साइनोवियल हम लोग को पढ़ना भी है, चलिए देखते हैं।
आपके सामने में है साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में अब हमको डिस्कस करना है। साइनोवियल ज्वाइंट में अस्थियों के मध्य फ्री मूवमेंट होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जहाँ जहाँ से आपका बॉडी में ज्वाइंट है वहाँ अगर बिल्कुल अच्छे से अगर मूवमेंट होता है बिल्कुल फ्री, समझिएगा वह साइनोवियल ज्वाइंट है। समझ गए? क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट में दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वह बिल्कुल फ्री होता है। समझ गए? उदाहरण के लिए चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है साइनोवियल ज्वाइंट। जैसे कंधा, शोल्डर ज्वाइंट, आप कंधे से आप बिल्कुल जो है आसानी से आप जो है अपने कंधे को इधर से उधर नचा सकते हैं, नचाते हैं ना, तो शोल्डर ज्वाइंट भी एक साइनोवियल ज्वाइंट ही है। समझ गए? हिप ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट में भी हिप ज्वाइंट देखिए यहाँ पे है, ये हिप ज्वाइंट है, ये शोल्डर ज्वाइंट है। समझ गए? तो हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट आराम से हाथ को भी कंधे से घुमा लेते हैं हम लोग, और ये जो हिप ज्वाइंट होता है तो यहाँ से हम लोग बैठ जाते हैं आराम से, अपने पैर को जो है आगे की तरफ कर देते हैं, बैठ जाते हैं, मतलब बिल्कुल मूवमेंट होता है, तभी तो हम पैर को जो है अपने कुल्हा से मोड़ सकते हैं ना। ये चीज़ है। एल्बो ज्वाइंट देख लीजिए, ये आपको जो है एल्बो ज्वाइंट होता है। समझ गए? ये एल्बो ज्वाइंट है, आराम से हमारा इधर से उधर जिधर मन हो मुड़ लेते हैं। समझ गए? फ्री मूवमेंट होता है। नी ज्वाइंट है, देखिए यहाँ पे नी ज्वाइंट है, इसमें भी फ्री मूवमेंट होता है। उसके बाद देख लीजिए एंकल ज्वाइंट है। समझ गए? एंकल ज्वाइंट है। तो ये सब जो है जहाँ जहाँ आपको दर्शाया गया है, देख लीजिए उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। बॉल और सॉकेट वाला, जहाँ जहाँ लाल वाला दिख रहा है वह बॉल और सॉकेट है। जहाँ जहाँ आपको एकदम ब्लू दिख रहा है वह हिंग ज्वाइंट है, जैसे एल्बो, नी, एंकल। समझ गए? यह सब क्या है? हिंग ज्वाइंट है। पाइवोट ज्वाइंट, जहाँ जहाँ पे ब्लू है, एटलस एक्सिस, रेडिया, अल्ना। समझ गए? ये आपका दोनों क्या है? ये आपको पाइवोट है। ग्लीडिंग वाला कौन सा है? हरा वाला। तो ग्लीडिंग वाला है इंट्राकार्पल ज्वाइंट्स और इंट्राक्सल ज्वाइंट। समझ गए? कैंडिलवाइड ज्वाइंट कौन सा है? कैंडिलवाइड ज्वाइंट जो है आपके पिंक कलर वाला है, रिस्ट ज्वाइंट। समझ गए? याद रखिएगा। उसके बाद है सैडल ज्वाइंट, कौन सा है इसमें? पीला वाला। देख लीजिए बेस ऑफ थंब को भी हम आसानी से जो है इधर से उधर जो है घुमा लेते हैं अकेला, सिर्फ थंब को, तो पीला वाला आपका सैडल ज्वाइंट्स है जो ऊपरी भाग में होता है। समझ गए? तो इस प्रकार से ये वाला कलर कोड के माध्यम से आप आराम से इसको समझ सकते हैं, इसीलिए मैं फिगर दे दिया हूँ। ठीक है? कि कहाँ कहाँ कौन चीज़ें होता है। बाकी उदाहरण के तौर पर आप समझ गए। आगे चलिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए। अब यहाँ पे कहता है कि साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में हमें कुछ लिखना है। अगर सिंगल साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में पूछेगा तो कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए साइनोवियल ज्वाइंट के कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ इसका विशेषता जानते हैं जो इसको अन्य ज्वाइंट से अलग करता है। समझ गए? चलिए देखते हैं। ये ज्वाइंट एक प्रकार की चल संधि का मतलब होता है कि मूवल मतलब जो इधर से उधर मूवमेंट कर सकता है वो चल संधि होता है। समझ गए? तो यह एक प्रकार के चल संधि है, मूवेबल ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट में अस्थियाँ, कार्टिलेज, उपास्थि कवर्ड होती है। समझ गए? इस ज्वाइंट में जो हड्डी होती है ना वह कार्टिलेज के द्वारा कवर होती है। समझ गए? कार्टिलेज के द्वारा कवर होती है। देखिए ध्यान से, इस ज्वाइंट में जो हड्डियाँ बोन्स होती है वह उपास्थि कार्टिलेज के द्वारा कवर होती है। समझ गए? ज्वाइंट फाइबर से बने एक कैप्सूल द्वारा अवतरित होती है। अब जो ज्वाइंट होता है जहाँ पे संधि होता है दोनों हड्डी के बीच के जो ज्वाइंट होता है वह ज्वाइंट एक कैप्सूल के द्वारा कवर रहता है, एक कैप्सूल के द्वारा आवरण रहता है उस पर। समझ गए? इस कैप्सूल के भीतर एक स्थान साइनोवियल कैविटी होता है और इसी कैप्सूल के अंदर जो है आपके क्या होते हैं, इसी कैप्सूल ज्वाइंट्स को क्या करता है, जो कवर करके रखता है, ज्वाइंट फाइबर से बने एक कैप्सूल द्वारा अवतरित होते हैं। समझ गए? ज्वाइंट जो होता है जहाँ पे दोनों हड्डी जुड़ता है वहाँ पे फाइबर से बना एक कैप्सूल के द्वारा अवतरित होता है, मतलब कवर होता है। इस कैप्सूल के भीतर एक स्थान होता है, मतलब इस कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल मतलब क्या होता है? आवरण। समझ गए? आवरण, ढकने वाला। तो इस कैप्सूल के भीतर एक स्थान होता है जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं। खाली जगह को ही कैविटी कहते हैं ना, तो यही होता है गड्ढे कैविटी को। साइनोवियल कैविटी के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, साइनोवियल कैविटी होता है कैप्सूल के अंदर और उस कैविटी के चारों ओर जो झिल्ली मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन द्वारा एक तरल स्रावित होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये झिल्ली के द्वारा जो है एक क्या होता है, तरल जो है सिक्रेट होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल ज्वाइंट को चिकना लुब्रिकेंट रखते हैं, वह घर्षण से बचाते हैं। समझ गए? तो यह फ्लूइड के क्या काम है, समझ गए? तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश यहाँ पे दे दिया गया है आपके सामने। समझ गए? और यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर चढ़ गया है।
राइटिंग के ऊपर, तो आप लोग इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ फिगर को। देखिए क्या है कि जैसे इधर से भी यह एक ज्वाइंट है और इधर से भी एक ज्वाइंट है, समझ गए, ये दो ज्वाइंट है आपस में। अब इसको क्या करता है, हमको पता है कि जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए, कार्टिलेज के द्वारा, उपास्थि के द्वारा जुड़ा हुआ है, समझ गए, देख लीजिए ना, है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज ये वाला है, दोनों इसी से जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए। बाकी यह कैविटी है, खाली जगह जो होता है वह कैविटी होता है, तो यह जो है कैविटी है, साइनोवियल कैविटी, समझ गए। और यह आर्टिकुलर कैप्सूल, यह भी आर्टिकुलर कैप्सूल है, जो यही कैप्सूल जो है क्या करता है, इसको ज्वाइंट को प्रदान करता है। और कार्टिलेज क्या होता है आप लोग को पता है, उपास्थि होता है, जो एक प्रकार से अर्ध बोन होता है, उसमें लचीलापन होता है, समझ गए। तो आर्टिकुलर जो कैप्सूल होता है उसके द्वारा साइनोवियल मेम्ब्रेन अवतरित होता है। मतलब ये मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं नारंगी कलर का, ये वाला, यह मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर से कार्टिलेज लगा हुआ है, कैप्सूल लगा हुआ है, ढका हुआ है कैप्सूल, समझ गए। और यही जो है हमारा फिगर बना दीजिएगा, समझ गए, समाप्त। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे टोटल देख लीजिएगा। रही बात प्रकार की, तो आपसे साइनोवियल ज्वाइंट के प्रकार भी लिखना पड़ेगा। साइनोवियल ज्वाइंट में, तो साइनोवियल ज्वाइंट का मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, जो ऊपर आप लोग देख भी चुके हैं, फिर भी देखिए। पहला हम बता रहे हैं बॉल एंड सॉकेट। और बॉल और सॉकेट जो होता है, यह ज्वाइंट आपके शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, 2 प्रकार। बॉल एंड सॉकेट का जो एग्जाम्पल होगा वह शोल्डर होगा, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, यह दोनों आपके याद रखिएगा बॉल एंड सॉकेट में, समझ गए। हिंग ज्वाइंट, और इसके हिंग ज्वाइंट जो होगा, तो देख लीजिए, हिंग ज्वाइंट जो होगा वह एल्बो में होगा और वह नी में होगा, समझ गए। घुटना और केहनी जो होता है, हिंग ज्वाइंट इसी में होगा, समझ गए। हिंग ज्वाइंट याद रखिएगा, अच्छा है। आगे है ग्लीडिंग ज्वाइंट जो होता है, वह कार्पल और टार्सल, समझ गए। हाथों और पैरों में ग्लीडिंग ज्वाइंट, यह आपके कार्पल और टार्सल ज्वाइंट होता है, इसको जरूर याद रखिएगा ग्लीडिंग में, समझ गए। पाइवट ज्वाइंट जो होता है, यह होता है एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट और रेडियो उलनर ज्वाइंट, समझ गए। एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट और रेडियो अल्नर ज्वाइंट पाइवट ज्वाइंट में याद रखिएगा, ओके। जो लोग को नहीं याद होगा अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। कैंडिलॉइड ज्वाइंट क्या होता है, कैंडिलॉइड ज्वाइंट जो होता है टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट होता है। कैंडिलॉइड ज्वाइंट जो होता है टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट होता है। आगे देखिए सैडल ज्वाइंट फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट होता है। सैडल ज्वाइंट जो होता है फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट, जो आपके थंब जैसे है, समझ गए, थंब जैसे है, तो थंब के जड़ में देखिएगा तो वह आपके हथेली के साथ ज्वाइंट है, समझ गए, आराम से इधर उधर मुड़ जाता है, तो वह फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट वही होता है सैडल ज्वाइंट, समझ गए। कैंडिलॉइड ज्वाइंट टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद है पाइवट ज्वाइंट, एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट और रेडियो अल्नर ज्वाइंट, समझ गए। ग्लीडिंग ज्वाइंट, कार्पल ज्वाइंट और टार्सल ज्वाइंट, ओके। हिंग ज्वाइंट जो है एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट जो है हिंग ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। तो ये 6 प्रकार इसका एग्जाम्पल के सहित बता दिए, ये लिखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर मूवमेंट तो होता है, समझ गए, मूवमेंट तो होता है किसमें, मूवमेंट तो आपके देखने को मिलते हैं इसमें, बट मूवमेंट किस प्रकार का होता है बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट जो है आपके इस साइनोवियल ज्वाइंट में किस किस प्रकार के मूवमेंट संभव है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। आपके सामने में है पहला फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, समझ गए, फ्लेक्शन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट, एडक्शन मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट और सर्कमडक्शन मूवमेंट, समझ गए। सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है, रोटेशन, एडक्शन और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ये जो है आप याद रखिएगा इसको, ये सब क्या है आपका, ये सब मूवमेंट होता है, समझ गए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग चलते हैं बिहेवियर साइंस के, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने विधि है, कौन से स्टेप्स हैं, इसको हमको बताना है, चूँकि प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछता है कभी कभी 5 नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वही जाहिर सी बात है, हम आपको थिंकिंग जो बताए हैं ना, तो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक विधि है। समस्या या प्रॉब्लम उस वस्तु स्थिति परिस्थिति को कहा जाता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है। समस्या क्या होता है, समस्या जब उत्पन्न होगा तो आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं, समझ गए, आप अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वही तो हमारा समस्या ना होता है। हम अपने काम को कब पूरा नहीं कर पाते हैं, जब हमारे सामने कोई
बाधा उत्पन्न होता है, कोई समस्या उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप जो है हम कोई काम वाम नहीं कर पाते हैं। तो यही जो है हमारा जो है क्या होता है, समस्या होता है। और यही समस्या जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है कि भाई समस्या तो ठीक है कि कोई काम नहीं होगा, प्रॉब्लम जो है आ जाता है व्यक्ति में, तो उससे जो है हम मानते हैं कि चलो समस्या है, लेकिन समस्या को समाधान करना हमारा यहाँ पे काम है, समस्या को उत्पन्न करना नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम सोल्विंग, प्रॉब्लम और सोल्विंग, प्रॉब्लम एक अलग है, सोल्विंग एक अलग है, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो समस्या समाधान बन जाता है। तो पहले प्रॉब्लम को समझिए। समस्या या प्रॉब्लम उस वस्तु, स्थिति, परिस्थिति को कहा जाता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, आपके सामने कोई काम है, कोई पढ़ाई है, कोई लिखाई है, कुछ भी आपके सामने कोई लक्ष्य है, समझ गए। लेकिन किसी वस्तु, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति में अगर आपके सामने कोई लक्ष्य है, चाहे कोई काम ही क्यों ना है लक्ष्य के रूप में, वह लक्ष्य तक पहुंचने में आपको समस्या, बाधा आ रहा है, समझ गए, आपको दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत कब होता है, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वही बाधा जो है क्या होता है, समस्या का कारण बनता है, समझ गए। तो यही बाधा उत्पन्न करना ही समस्या एक होता है, समझ गए। तो बिना समस्या के जब आपको सामने कोई समस्या नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, समझ गए ना। अगर मान गए आप पढ़ाई किए, ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किए कि आप पास हो सके और आप फेल हो गए, तो आपके सामने क्या आ गया, समस्या आ गया कि भाई अब हमको इतना समय मिला था, हम फेल हो गए, अब कैसे क्या होगा, नहीं होगा। तो फेल होने का रीज़न क्या है आपके सामने, वो पढ़ाई है जो आप नहीं अच्छे से किए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में जो बाधा है, जो बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग समस्या कहते हैं, समझ गए। प्रॉब्लम सोल्विंग का अर्थ है, तो समस्या के बारे में समझ गए। प्रॉब्लम सोल्विंग का अर्थ है कि वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो उत्पन्न प्रॉब्लम को हटाने या दूर करने के लिए किए जाते हैं। प्रॉब्लम सोल्विंग का सीधा मतलब होता है, प्रॉब्लम सोल्विंग मतलब समस्या समाधान, समस्या का समाधान करना, समझ गए। तो समस्या का समाधान करने का मतलब होता है कि ऐसा लक्ष्य जिसमें एक निर्देश हो, जिसमें कोई उद्देश्य हो, वैसा व्यवहार जो प्रॉब्लम को हटाने और दूर करने के लिए किया जाता है, वही प्रॉब्लम सोल्विंग होता है, समझ गए। समस्या समाधान जो होता है बाधाओं पर काबू पाकर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान जो होता है किसी भी बाधाओं पर, किसी भी कठिनाइयों पर काबू पाकर, कंट्रोल पाकर लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, वही जो है हमारा समस्या समाधान होता है, समझ गए। समस्या समाधान के द्वारा हम अपने लक्ष्य को, जो निर्देशित लक्ष्य है, उसमें जो भी उत्पन्न प्रॉब्लम है उसको हटाकर, दूर करके हम अपने जो है लक्ष्य को पाते हैं और वही प्रॉब्लम सोल्व होता है। जैसे कोई काम में बाधा आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो हमको उस काम को करना है अच्छे तरीके से, तो उस काम में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है उसको हम हटाएंगे, उस समस्या को हटाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जो समस्या को हटाएंगे उसके पीछे कोई ना कोई हमारा एक जो है काम होगा, तब तो उसमें कोई सुधार करेंगे, कोई चीज़ का उपयोग करेंगे, दिमाग का ही उपयोग करेंगे। तो वो जो उपयोग करके जो हम बाधा को दूर करते हैं वही प्रॉब्लम सोल्विंग होता है, समस्या समाधान होता है, समझ गए। समस्या समाधान बाधाओं पर अगर काबू पाकर लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो वही हमारा समस्या समाधान होता है, समझ गए। चलिए, अब हमसे समस्या समाधान का विधि पूछा है, मेथड ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग, समझ गए कि कौन कौन से विधि है जिसके जरिए हम समस्या का समाधान करेंगे। तो समस्या का समाधान करने के लिए आपको बार बार प्रयास और त्रुटि विधि का उपयोग करना पड़ता है, ट्रायल एंड मेथड विधि का। इस प्रकार में निम्न और उच्च कोटि के प्राणी आते हैं जो कि प्रयास एवं त्रुटि के विधि का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किया गया प्रयोग उल्लेखनीय है। प्रयास एवं त्रुटि विधि कहता है कि वैसे इसमें उच्च कोटि के प्राणी और निम्न कोटि के प्राणी आते हैं। निम्न कोटि के प्राणी बार बार प्रयास करेगा, समझ गए, और जो उच्च कोटि के प्राणी होगा वह अपनी त्रुटियों को भी जो है क्या करेगा, संभालेगा, उसमें सही करेगा। और यह एक प्रकार का समस्या समाधान होता है। मान गए आप किसी काम को एक बार किए गलत हो गया, आपके काम नहीं हुआ, कोई समस्या आ गया, 2 बार किए नहीं आया, 3 बार किए नहीं आया, लेकिन अगर बार बार आप प्रयास करते हैं तो उसके जरिए भी आप अपने समस्या को धीरे धीरे समाधान कर लेते हैं, समझ गए।
या कभी कभी देखते होइएगा कि कोई गलती हो जाता है, थोड़ा सा करने में, समस्या को सुलझाने में कोई त्रुटि आ जाता है, कोई काम को करने में आपको त्रुटि आ जा रहा है, एरर आ जा रहा है, तो आप उस एरर को ही सुधारने मात्र से जो है सही कर लेते हैं पूरे काम के बजाय। कोई काम है उसमें थोड़ा सा गलती हो गया तो हम क्या करते हैं, पूरे काम को नहीं करके जो गलती हुआ उस पार्ट पे काम करते हैं, तो वह त्रुटि हो जाता है। त्रुटि का काम करना, तो या तो बार बार प्रयास करिए या त्रुटि करिए। जो उच्च कोटि के दिमाग वाले लोग होते हैं वह अपने गलतियों पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सही तो उससे हो ही रहा है, गलती ज़्यादा हो रहा है तो उस गलती पर फोकस करते हैं। जबकि एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने गलती हो जाने से, समस्या हो जाने से फिर से काम को शुरू करते हैं शुरू से, तो वो प्रयास बार बार करते हैं। और एक होता है जो त्रुटि को सुधारते हैं। तो यह दोनों कंडीशन में इस समस्या समाधान हो जाता है, समझ गए। दूसरा विधि है अंतर्दृष्टि विधि, मतलब इनसाइट मेथड। अंतर्दृष्टि विधि का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखता है, अपने अंदर कि हमसे क्या गलती हुई है, क्या हम जो है हमारे गलतियों के कारण जो है समस्या आया है, जिसके कारण जो है हमको जो है आगे ऐसा गलती नहीं करना है ताकि हमें आगे समस्या आए काम को करने में। तो इनसाइट मेथड व्यक्ति के अंदर, अपने खुद के अंदर झांक कर देखता है, जिससे व्यक्ति को पता लगता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से समस्या आ रहा है, समझ गए। बाधा के उत्पन्न होने से समस्या आ रहा है, तो अपने अंदर झांक के देखने से जहाँ भी गलती, जहाँ भी लगता है दिक्कत, तो उसको सुधारते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार में उच्च कोटि के प्राणी आते हैं। और अपने अंदर कौन झांकता है, कौन देखता है? जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो पहले अपने अंदर देखेंगे कि कहीं हमसे तो कोई गलती, कोई भूल तो नहीं हुआ है, कोई त्रुटि तो नहीं हुआ है जिसके कारण समस्या आ गया है। तो अगर उसके अंदर झांक के देखेगा तो लगेगा, तो वह खुद को सुधारेगा तो सही हो जाएगा, उसका काम, समस्या समाधान हो जाएगा। जैसे मनुष्य जो कि इस विधि का प्रयोग करते हैं, समझ गए। मनुष्य ही जो है अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तीसरा है मेथड यादृच्छिक इन्वेंशन विधि, रैंडम सर्च मेथड। रैंडम सर्च मेथड का मतलब होता है कि इस प्रकार में व्यक्ति समस्या समाधान हेतु सभी तरह के संभावित अनुक्रिया को करता है। अब कोई काम ऐसा होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि चलो 4 काम 5 काम है, इसको करते हैं, इसमें से कोई भी एक तो हमारे लिए बढ़िया होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, तो रैंडमली वह काम करते जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट होता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक्सपेरिमेंट जो है एक जानवर पर या एक पशु पर या एक किसी चीज़ पर किया और उसका जो है परीक्षण जो है सही हो गया, समझिए, ऐसा नहीं होता है। देखते होइएगा कोई नया दवाई आता है, इंजेक्शन आता है, कुछ आता है, तो कितने जो है प्राणी, कितने पेड़ पौधे या जानवरों पर उसका जो है, या पक्षियों पर जो है उसका परीक्षण किया जाता है। तो उसमें से जैसे देखते हुए कभी कुत्ता पर, कभी जो है मंकी पर किया जाता है, तो उससे पता चलता है, उसमें से बहुत सारे के देने के बाद किसी एक पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उससे क्या हो गया कि रैंडमली देते जा रहा है, लेकिन उसमें से कोई एक जो है जिस पर यह काम कर जाता है, तो वही हमारा समस्या का लिए समाधान हो जाता है, समझ गए। तो रैंडमली मतलब होता है कि व्यक्ति समस्या समाधान हेतु हर तरह के संभावित जो काम होता है उसको करता है, और उसी सभी तरह के कामों में से कोई एक काम जो है जो उसको समस्या को समाधान कर देता है। तो यह रैंडम होता है, जिसमें व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि हमको फलाने काम करने से ही जो है हमारा समस्या समाधान हो जाएगा। तो इसलिए जो भी संभव होता है सब करता है, और उसमें से जो भी चीज़ों को लग जाए कि हाँ हमारे समस्या का समाधान है, तो वह कारगर हो जाता है, समझ गए। चौथा है, यहाँ पे देखिएगा, स्वतः शोध अन्वेषण विधि, हॉरिस्टिक सर्च मेथड। इस प्रकार में व्यक्ति समस्या समाधान हेतु सभी विकल्पों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि केवल उन्हीं उपायों को चुनता है जो समस्या समाधान हेतु संगत प्रतीत होता है। यानी यूँ कहा जाए तो यह जो है यादृच्छिक अन्वेषण विधि का उल्टा है। यादृच्छिक में करते जाता है, जो एक लग गया कि हाँ हमारे लायक है, तो उसको चुन लेता है, वही समस्या समाधान हो जाता है। लेकिन स्वतः शोध अन्वेषण विधि में होता है कि इसमें व्यक्ति सभी तरह के चीज़ों पर, विकल्पों पर ध्यान नहीं देता है, उसमें से उसी विकल्प पर ध्यान देगा जो उसको लगेगा कि हाँ इसके द्वारा हमें कुछ फल प्राप्त हो सकता है, हमारे समस्या समाधान हो सकता है, तो उसी विकल्प को चुनता है जो उसे समस्या समाधान के हेतु कारगर हो। तो यही होता है स्वतः ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। ओके, 5वां में है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि कहता है साइंटिफिक मेथड। आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्या समाधान हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आरंभ से अंत तक व्यवस्थित ढंग से कार्य किए जाते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि कोई भी समस्या, जैसे जो समस्या देश के लिए या राज्य के लिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बड़े बड़े जगत में जो समस्या आता है, तो उस समस्या को क्या करता है साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी करते हैं, और उसमें जो है एक
अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टडी करके जो है उस समस्या का समाधान निकालते हैं कि हाँ ये समस्या का ये समाधान होगा, समझ गए। जैसे इस बीमारी कोई नया आया तो उसका स्टडी करते करते जो है उस बीमारी के लिए कोई एक दवाई निकाले, उस समस्या का एक समाधान निकालते हैं। तो यह जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो है समस्या समाधान हेतु वैज्ञानिक क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आज के समय में आरंभ से अंत तक इसमें जो है व्यवस्थित ढंग से कार्य को किया जाता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम किया जाता है। ओके, तो यह 5 स्टेप है, आप लोग याद रखिएगा। 5 मेथड है, मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पे समस्या समाधान के चरण स्टेप्स पूछेगा तो स्टेप्स जरूर याद रखिएगा कि किन किन स्टेप में समस्या को समाधान किया जा सकता है। पहला है समस्या का वर्णन करें, किसी भी चीज़ है उसको समस्या का पहले आप वर्णन करें अच्छे से। दूसरा है समस्या हल के लिए लक्ष्य को निर्धारित करें, वर्णन करने के बाद लक्ष्य को निर्धारित करें कि कैसे हमें हल करना है समस्या को। उसके बाद तथ्य जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए समस्या के बारे में। समस्या हल करने के संभावित उपायों को सोचें कि कौन कौन से उपाय हमारे लिए संभव है। सबसे बेहतर उपाय को चुनें, जो बेहतर उपाय आपको लगे उसको चुनें। छठा है उपाय को लागू करें, जो उपाय आप चुने हैं उससे लागू करें, समझ गए। और 7वां में है मूल्यांकन करें और लगे कि आपको मेरा अभी समस्या समाधान नहीं हुआ है तो फिर से यही प्रक्रिया दोहराना चाहिए नंबर 1 से, समझ गए। नंबर 1 में क्या है, जो समस्या है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करें, वर्णन करें, ठीक है। दूसरा है आप एक लक्ष्य निर्धारित करें समस्या को हल करने के लिए, ओके। तीसरा है आप उस जानकारी के बारे में, आपके अंदर जो भी जानकारी है उसको तथ्य को इकट्ठा करिए। चौथा है समस्या को संभावित जो भी उपाय है हल करने का वो उपाय सब इकट्ठा करें। 5वां है सबसे बेहतर उसमें से एक उपाय को चुन ले। और छठा है उस उपाय पर आप काम करें, लागू करें। और 7वां है काम करने के बाद आप मूल्यांकन में देखें कि कितना आप उससे फ़ायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से शुरू से करेंगे। तो ये जो है आपके हो गए क्या चीज़, समस्या समाधान समाप्त। एक प्रश्न बायो साइंस से, एक प्रश्न बिहेवियर साइंस से कर दिए, समझ गए। ऐसे तो बायो साइंस में 2 प्रश्न हो गया और बिहेवियर में 1 प्रश्न। तो आप लोग के लिए बेहतर एक क्लास था, जरूर पढ़िए, यही कहेंगे। बाकी आपकी मन, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।